Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Sadur Rahman, your mathematics teacher. Today we will discuss MCQs of chapter number 11 dated on 1st June 2021. चैप्टर का नाम है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री। सबसे पहले हमें इंडक्टिव का कॉन्सेप्ट बताया गया है कि वो मेथड जिसके अंदर जनरल रिजल्ट्स की बेसिस पर कोई ना कोई जनरल रीजंस की बेसिस पर, जनरल रिजल्ट्स की बेसिस पर जो है वो कोई स्टेटमेंट दिया जाए, ठीक है, तो उसे हम इंडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग कहते हैं। ठीक है, कि आपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उन एक्सपेरिमेंट्स के रिज़ल्ट्स को आपने सामने रखते हुए, जनरल रिज़ल्ट्स को ऑब्ज़र्व करते हुए आपने कोई ना कोई स्टेटमेंट दे दिया। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से सेकंड ब्लैंक है, डैश मेथड वी रिड्यूस पर्टिकुलर रिजल्ट्स फ्रॉम द जनरल रिज़ल्ट। डैश मेथड के अंदर हम कुछ रिज़ल्ट्स को रिड्यूस कर देते हैं जनरल रिज़ल्ट में से। जो हमारा इंडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग होता है उसके अंदर जो जनरल रिज़ल्ट्स होते हैं उसमें से कुछ रिज़ल्ट्स को हम रिड्यूस कर देते हैं उस सिचुएशन के हिसाब से, या तो वो फिट नहीं हो रहे होते या फिर उनके अंदर कुछ ना कुछ एरर होता है, यानी कि प्रॉब्लम होती है। तो उन पर्टिकुलर रिज़ल्ट्स को हम क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, डिड्यूस कर देते हैं। तो इसलिए इसको डिडक्टिव मेथड कहते हैं। देयर आर सर्टेन स्टेटमेंट्स विच आर रिगार्डेड एज करेक्ट विदाउट एनी प्रूफ। कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे हैं विच आर रिगार्डेड एज करेक्ट, जिनको रिगार्डेड कर दिया गया है, करेक्ट स्टेटमेंट कह दिया गया है, ये कह दिया गया है कि वो क्या हैं, एक करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं विदाउट एनी प्रूफ, बिना किसी प्रूफ के। ठीक है, कोई सबूत, उनको कोई प्रोविज़न नहीं कर सके, उसकी मैथमेटिकल प्रूफ उसका नहीं है, बट उसके बावजूद उन्हें क्या कर दिया गया है, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्ड कर दिया गया है। सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड एग्रीमेंट्स। ये स्टेटमेंट्स एग्रीमेंट्स कहलाते हैं। कौन से एग्रीमेंट्स कहलाते हैं? फंडामेंटल एग्रीमेंट्स कहलाते हैं। अगली ब्लैंक है, डैश आर दोज फंडामेंटल एग्रीमेंट्स। वो कौन से फंडामेंटल एग्रीमेंट्स हैं जिनके अंदर नंबर्स रिलेट होते हैं, तो उन्हें हम एक्सियम्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है, डैश आर दोज फंडामेंटल एग्रीमेंट्स विच आर रिलेटेड टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स। कुछ ऐसे फंडामेंटल एग्रीमेंट्स हैं जो कि रिलेटेड टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स, जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि हमने डिफरेंट पॉस्टुलेट्स पढ़े हैं। ठीक है, ये जो आपके पास थ्योरम्स मैंने पढ़ाए हैं ये भी क्या हैं, पॉस्टुलेट्स हैं जिन्हें हम प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, कि ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल्स होते हैं और तीनों का सम 180 होता है। ये बेसिकली एक पॉस्टुलेट ही है। ठीक है, फंडामेंटल एग्रीमेंट ही है, और ये तो खैर प्रूफ भी हो चुका है। ठीक है, तो ये ज्योमेट्री से रिलेटेड, फिगर से रिलेटेड जो फंडामेंटल एग्रीमेंट्स होते हैं वो पॉस्टुलेट्स कहलाते हैं। अब बात आती है आगे कि ब्लैंक नंबर 6, द पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन आर सेट टू बी डैश पॉइंट्स। वो पॉइंट्स जो कि एक ही लाइन पर लाई कर रहे हों, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, उसके ऊपर मल्टीपल पॉइंट्स आ रहे हैं, एक ही लाइन पर मल्टीपल पॉइंट्स मौजूद हैं। ठीक है, देखें, एक ही लाइन है और उस पर मैं मल्टीपल पॉइंट्स बना रहा हूँ, तो ये क्या कहलाएगा, ये एक कोलिनियर लाइन या कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स उन पॉइंट्स को कहते हैं जो कि सेम लाइन पर लाई कर रहे हों। ठीक है, और किसी भी लाइन को हम, अगर कोई लाइन कोलिनियर लाइन है तो उसको हम स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं, क्योंकि अगर किसी लाइन में भी कर्व आ रहा है या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं यहाँ पर 2 लाइन्स आपस में ड्रॉ करता हूँ, 1 और 2, तो यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ आ रहा है, दूसरा पॉइंट यहाँ आ रहा है, तीसरा पॉइंट यहाँ आ रहा है, एक पॉइंट यहाँ आ रहा है, एक पॉइंट यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो पॉइंट ए और डी जो है वो तो एक ही लाइन पर मौजूद हैं, जबकि पॉइंट बी, सी और ई जो है वो दो, बी, सी और ई ये दूसरी लाइन पर मौजूद हैं। इसी तरह से ए, ई, डी भी एक अलग लाइन पर मौजूद है। तो ये ए, ई, डी पॉइंट्स को लीनियर है और एक बी, ई, सी पॉइंट को लीनियर है। ठीक है, लेकिन ए, सी पॉइंट या ए, डी पॉइंट या
जो सॉरी ए सी पॉइंट या फिर सी डी पॉइंट या फिर बी डी पॉइंट, ये सब पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर नहीं है, क्योंकि ये सेम लाइन पर लाए नहीं कर रहे। इफ़ टू पॉइंट्स P एंड Q, दो पॉइंट्स हैं P एंड Q, लाई ऑन द सेम लोकेशन। ये मैंने एक लाइन बनाई, इसके ऊपर ये मैंने पॉइंट मार्क कर दिया। अब इस पॉइंट का नाम है P, ठीक है। यहीं पर एक लाइन और ड्रॉ हुई और इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया Q, ठीक है। तो ये लाइन कौन सी कहलाएगी, ये पॉइंट, दो पॉइंट्स जो कि सेम पॉइंट लाइन पर यानी सेम पॉइंट पर लाई कर रहे हैं, दो पॉइंट्स जो कि सेम पॉइंट पर लाई कर रहे हैं, एक ही जगह पर लाई कर रहे हैं, वो कहलाएंगे कोइंसिडेंट पॉइंट्स, कोइंसिडेंट पॉइंट्स, ठीक है। आगे है इफ़ टू लाइंस L1 एंड L2 रिप्रेजेंट्स द सेम लाइन, अगर दो लाइंस हैं और जो कि सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, मिसाल है कि एक लाइन है AB या एक लाइन है L1 और इसी के ऊपर एक लाइन मैं बना दूं, एग्जैक्टली इसी के ऊपर एक लाइन मैं बना दूं L2, सही है, और दोनों लाइन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, सही है। तो ये लाइंस क्या कहलाएंगी, कोइंसिडेंट लाइंस कहलाएंगी, ठीक है। या फिर यूँ कह लें कि अगर एक लाइन आपके पास ड्रॉ हुई है, ये कहला रही है पूरी की पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक L1, और इसी लाइन के ऊपर यहाँ से बीच से पॉइंट ड्रॉ करूँ और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये कहलाए L2। अब दोनों की लेंथ तो अलग अलग है, लेकिन दोनों लाइन सेम लोकेशन पर लाई कर रही हैं, ठीक है। तो ये कहलाएंगी कोइंसिडेंट लाइंस। इसके बाद है अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन, अगर एक प्लेन के अंदर कुछ पॉइंट्स मौजूद हैं, इज सेट टू बी डैश टू फॉर एनी ऑफ इट्स पॉइंट्स A एंड B, द लाइन सेगमेंट AB कंटेन्ड इन द सेट। तो वो कॉन्वेक्स पॉइंट्स कहलाएंगे, ठीक है। वो क्या कहलाएंगे, कॉन्वेक्स कहलाएंगे। अगर एक प्लेन में मल्टीपल पॉइंट्स मौजूद हैं और आप उन्हें इस सेट टू बी कॉन्वेक्स, वो उन्हें कॉन्वेक्स कहा जाएगा उन सेट ऑफ पॉइंट्स को जो प्लेन के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। फॉर एनी ऑफ इट्स पॉइंट्स A एंड B, उसके A और B पॉइंट्स, उसके कोई भी A और B के जो भी पॉइंट्स होंगे लाइन सेगमेंट AB के अंदर, कंटेन्ड इन द सेट, उसके सेट के अंदर कंटेन करेंगे। वो सारे के सारे पॉइंट्स कहाँ कंटेन करेंगे, सेट में, इसके सेट में कंटेन करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आ गया पॉइंट A और ये आ गया पॉइंट B, ठीक है। अब इस लाइन के दरमियान मल्टीपल पॉइंट्स होंगे, क्योंकि हर लाइन जो है वो बहुत सारे पॉइंट्स से मिलकर बनती है, तो ये बहुत सारे पॉइंट्स इसके दरमियान मौजूद होंगे, ठीक है। A और B के बीच में बहुत सारे लाइन से, इस लाइन सेगमेंट के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, तो वो तमाम के तमाम पॉइंट्स जो हैं वो एक ही सेट में कंटेन किए जाएंगे, एक ही सेट में लिखे जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो AB लाइन के दरमियान आ रहे हैं। तो ये पॉइंट्स कॉन्वेक्स पॉइंट्स कहलाएंगे, ठीक है। एंड डैश इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर लाइंस रेज, दो नॉन कोलिनियर रेज हैं। दो नॉन कोलिनियर रेज का मतलब क्या है, ऐसी दो रेजेस जो कि आपस में टकरा जाएं, ठीक है। एक रे आ गई आपके पास, ये आ गई, और एक रे आ गई ये, और ये दोनों एक पॉइंट पर टकरा रही हैं, ठीक है। इस द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर लाइंस, यूनियन है, यहाँ पर टकरा गया है, मर्जिंग पॉइंट है, हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट, और जिनका एंड पॉइंट क्या है, कॉमन है, तो वहाँ पे क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। तो वो जो यूनियन पॉइंट कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, वो जो यूनियन है उन दोनों लाइंस का, वो क्या कहलाएगा, एंगल कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह से द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ प्लेन विच लाई इनसाइड द एंगल, तमाम वो पॉइंट्स जो कि किसी भी प्लेन के हैं, एक प्लेन में ड्रॉ कर लेता हूँ, और इस प्लेन के अंदर मौजूद तमाम वो पॉइंट्स जो कि किसी न किसी एंगल के अंदर लाई कर रहे हैं, इस एंगल के अंदर लाई कर रहे हैं, लाई इनसाइड द एंगल, एंगल के अंदर लाई कर रहे हैं, वो डैश ऑफ द एंगल कहलाएंगे, वो इंटीरियर ऑफ द एंगल कहलाएंगे, सही है। मिसाल है कि इस पूरे प्लेन के अंदर जो एंगल आ रहा है, उसके अंदर जो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इंटीरियर ऑफ द एंगल कहलाएंगे, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट ब्लैंक है द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ प्लेन, अच्छा ये हो गया, द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द प्लेन विच नाइदर फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द एंगल नॉर द पॉइंट्स ऑफ द एंगल, ना ही वो एंगल के पॉइंट्स हैं और ना ही वो एंगल इंटीरियर एंगल के पॉइंट्स हैं। इंटीरियर ऑफ द एंगल यानी इंटीरियर एंगल के अंदर भी वो पॉइंट्स लाया नहीं कर रहे और वो पॉइंट्स एंगल के भी पॉइंट्स नहीं हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, वो एक्सटीरियर ऑफ द पॉइंट्स कहलाएंगे। समझ में आ रही है? जैसे कि अगर आपके पास ये लाइन प्लेन है और यहाँ पर आपके पास एंगल बन रहा है और वो पॉइंट्स बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये तो होगा इंटीरियर ऑफ द एंगल, क्योंकि एंगल के अंदर एंगल के पॉइंट्स हैं, यहाँ पर एंगल के अंदर पॉइंट्स बन रहे हैं, ठीक है, एंगल के या तो अंदर पॉइंट्स बन रहे हैं या फिर एंगल की लाइन पर पॉइंट्स बन रहे हैं, तो ये तो इंटीरियर ऑफ द एंगल कहलाएंगे। लेकिन अगर कोई पॉइंट्स इंटीरियर एंगल के बाहर बन रहे हैं, ठीक है, ये आ गई आपके पास एंगल और ये लाइन आ गई बाहर, ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये तो इस एंगल के बाहर है ना, इस प्लेन के बाहर हैं, ठीक है, ये तमाम एक ही प्लेन के ऊपर मौजूद है लेकिन इस एंगल से बाहर हैं ये पॉइंट्स, तो ये पॉइंट्स जो हैं वो एक्सटीरियर ऑफ द एंगल कहलाएंगे। इफ़ टू एडजेसेंट, एडजेसेंट कहते हैं बिल्कुल साथ वाली या बराबर वाली, जैसे कि अगर मैं एक एंगल ड्रॉ करूं तो ये एक एंगल है एंगल ए और इसी के बिल्कुल साथ में एक एंगल मौजूद है बराबर में जो कि कहलाता है एंगल बी, तो ये एडजेसेंट एंगल कहलाता है ना, ठीक है, एडजेसेंट मतलब साथ वाला बराबर वाला, ठीक है। आर इक्वल, दो एडजेसेंट, इफ़ टू एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल, अगर दोनों एडजेसेंट एंगल इक्वल हैं आपस में इन मेजर, देन द कॉमन आर्म इज कॉल्ड द डैश ऑफ द एंगल, ठीक है। अगर दो क्या नाम है एंगल्स हैं और वो आपस में क्या हैं, बराबर हैं, दो एंगल्स हैं और वो एग्जैक्टली आपस में बराबर हैं, जैसे मैं ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ और उसके ऊपर बिल्कुल 90 का एंगल बना दूँ तो दोनों तरफ क्या बनेगा, 90 का एंगल बनेगा। तो अगर अब दोनों एडजेसेंट एंगल हैं और दोनों 90 के हैं, बराबर बराबर हैं, ठीक है, ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो ये जो कॉमन आर्म होगा ना, ये जो इसके बीच में आर्म है जिसकी वजह से ये दोनों इक्वल एंगल बने हैं, ठीक है, ये तमाम कॉमन आर्म्स जो हैं ये बाइसेक्टर ऑफ द एंगल कहलाएंगे, एंगल फॉर्म्ड बाय नॉन कॉमन आर्म के बाइसेक्टर कहलाएंगे। यानी कि ये जो बीच में जो आर्म है ये इन दोनों नॉन कॉमन आर्म्स जो हैं, यानी कि ये वाले एक अदद आर्म ये है, एक अदद कॉमन आर्म ये है और एक अदद नॉन कॉमन आर्म ये है और एक अदद नॉन कॉमन आर्म ये है, तो इन दोनों नॉन कॉमन आर्म्स का बाइसेक्टर, यानी कि इन दोनों को इक्वली, इन दोनों नॉन कॉमन आर्म्स को इक्वली बाइसेक्ट भी कर देगा और इनके दोनों एंगल्स को भी इसने क्या किया है, इक्वली बाइसेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल कहलाएगा। समझ में आ रही है? इफ़ द सम ऑफ द टू मेजर ऑफ टू एंगल्स, अगर दो एंगल्स का सम 90 के बराबर आ रहा है तो वो क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे, ठीक है। इसी तरह से इफ़ द सम ऑफ द टू एंगल्स इज़ 180, अगर दो एंगल्स का सम 180 आ रहा है, दो या दो से ज़्यादा एंगल्स का भी सम अगर 180 आ रहा है तो वो क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा, इफ़ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इक्वल, अगर दो सप्लीमेंट्री एंगल्स इक्वल हुए, ठीक है, तो उनका ईच एंगल जो होगा वो किसके बराबर होगा, 90 के बराबर होगा। अगर मिसाल है ये आ गया स्ट्रेट लाइन और इसके ऊपर जितने भी एंगल्स बनेंगे वो किसके बराबर होंगे, 180 के बराबर। अब अगर मिसाल है कि इसको, इस लाइन को इक्वली बाइसेक्ट कर दिया, अब ये दोनों क्या बन गए, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स बन गए, द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 इज कॉल्ड अ सप्लीमेंट्री एंगल। तो अगर दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है, और वो इक्वल इन मेजर हैं, सही है, 90-90, सही है, ये दो हो गए ना, एक ये हो गया और एक ये हो गया, एक का सम ये आ रहा है और एक का सम भी ये आ रहा है, तो उसका ईच एंगल कितना होगा, 90-90 के बराबर होगा, सही है। और 90-90 का मतलब क्या है कि राइट एंगल बनेगा आपका चारों तरफ, सही है। दो सप्लीमेंट्री देखें, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पर। सप्लीमेंट्री किसे कहते हैं, जिनका सम 180 आ रहा हो। तो अगर दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं और वो आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल आपस में इक्वल हैं, यानी कि एक 90 है तो दूसरा भी 90 है, यानी कि ये जितना है उतना ही है और ये जितना है उतना ही ये वाला भी है, ठीक है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ठीक है। तो हर एंगल उसका किसके बराबर होगा, राइट एंगल के बराबर होगा। और राइट एंगल का क्या मतलब है कि हर एंगल उसका 90 डिग्रीज़ का होगा। एन एंगल विच मेजर्स लेस देन 90, जो एंगल 90 से छोटा होता है वो अक्यूट एंगल कहलाता है,
और जो एंगल 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है वो ऑब्ट्यूज कहलाता है। जो एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है वो एंगल राइट एंगल कहलाता है, और जो एंगल 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है वो एंगल रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। ठीक है, तो ये एक्यूट एंगल इसका आंसर इसलिए क्योंकि लेस देन 90 की बात हो रही है। आगे कहा जा रहा है एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। रिफ्लेक्स का ऑप्शन तो यहाँ है नहीं, इसलिए इन्होंने ग्रेटर देन 90 पे ही इत्तेफाक किया है। ठीक है ना, और अगर ग्रेटर देन 90 के अलावा यहाँ रिफ्लेक्स भी होता तो फिर ये लाजमी लिखते कि ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट कहते हैं दो सिमिलर एक जैसी फिगर्स को। जैसे कि मैं एक ट्राइंगल बनाऊँ, ठीक है, इसकी ये साइड है 3 सेंटीमीटर, ये साइड है 4 सेंटीमीटर, ये साइड है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यही ट्राइंगल मैं बना दूँ उल्टा, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड यानी ये वाली साइड 5 की होगी। ठीक है, ये वाली साइड जो है वो 4 की होगी, ये वाली साइड 3 की होगी। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स कहलाएंगे क्योंकि बिल्कुल एक जैसे हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? तो करस्पॉन्डेंट करस्पॉन्डेंट कह रहा हूँ, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स वो या कॉन्ग्रुएंट पॉइंट्स वो कहलाते हैं जो कि बिल्कुल एक जैसे या एक जैसी लाइंस या एक जैसे पॉइंट्स होते हैं, वो कॉन्ग्रुएंट लाइंस या कॉन्ग्रुएंट एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, टू एंगल्स विद द सेम मेजर इज कॉल्ड, दो एंगल जो कि आपस में क्या हैं? बिल्कुल बराबर हैं, इक्वल हैं। कॉन्ग्रुएंट को अक्सर हम इक्वल भी कहते हैं। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब है कि दो एंगल्स जो कि इक्वल इन मेजर हैं, जिनकी मेजरमेंट सेम है, दोनों 90 90, 60 60, 50 50, 40 40, 30 30 के हैं, तो वो दोनों एंगल्स क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट एंगल्स कहलाएंगे। इसके बाद है द एंगल वूज आर्म फॉर्म्स टू पेयर, वो एंगल जिसके आर्म दो पेयर ऑफ ऑपोजिट रेज बनाएं, वो एंगल जिसके आर्म्स दो पेयर ऑफ ऑपोजिट पेयर्स बनाएं, ठीक है, आर कॉल्ड वर्टिकल लाइंस। ठीक है, वर्टिकल एंगल्स। जैसे कि ये दो लाइंस हैं, ठीक है, ये दो आर्म्स हैं, एक आर्म ये है और दूसरा आर्म ये है। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या बन रहा है? दो ऑपोजिट रेज बन रही हैं, एक रे ऑपोजिट ये है और एक ऑपोजिट रे ये है। ऑपोजिट क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ऑपोजिट उस लाइन के बारे में कहा जाता है जो एग्जैक्टली 90 डिग्री ऑपोजिट हो। ठीक है, यानी कि अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो ऑपोजिट इसका क्या होगा कि बिल्कुल ये ऊपर की तरफ है तो ये बिल्कुल नीचे की तरफ, तो बिल्कुल 180 के ऊपर जो बिल्कुल क्रॉस कर रहा होता है वो क्या कहलाता है? आपका ऑपोजिट कहलाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से एक लाइन यूँ जा रही है और एक लाइन बिल्कुल ऑपोजिट किस पे जा रही है? वाई एक्सिस पे जा रही है। तो ये दोनों क्या हो गए? 90 डिग्री पे दोनों ने एक दूसरे को बाइसेक्ट कर दिया। चाहे मैं यूँ कहूँ कि दोनों ने 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट कर दिया, या फिर मैं यूँ कहूँ कि दो रेज हैं जो कि आपस में क्या हैं? ऑपोजिट हैं, दो पेयर ऑफ ऑपोजिट रेज बना रही हैं। ठीक है ना, ठीक है, द एंगल आर्म्स फॉर्म टू पेयर ऑफ ऑपोजिट रेज, वो एंगल जो कि दो पेयर ऑफ ऑपोजिट रेज बना रही हो वो वर्टिकल एंगल्स कहलाते हैं। वर्टिकल एंगल्स क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है, द कॉमन एंड पॉइंट ऑफ द रे वूज यूनियन इज एन एंगल, कॉमन एंड पॉइंट है रे का, एक रे है जिसका एक कॉमन एंड पॉइंट है। एक रे यहाँ से चली यहाँ तक गई, एक रे यहाँ से चली यहाँ तक चली गई। ठीक है, तो दो कॉमन रेज हैं। ठीक है, और उनका जो एंड पॉइंट है वो क्या है? दो कॉमन एंड पॉइंट्स ऑफ द रेज हैं, दो कॉमन एंड पॉइंट हैं रे के, यही पॉइंट है जो दो अलग अलग रेज का कॉमन पॉइंट है। ठीक है, तो विच यूनियन इज़ एन एंगल, जिसका यूनियन एक एंगल बन रहा है, जिसके यूनियन पे क्या बन रहा है? एक एंगल बन रहा है। तो जहाँ मर्ज हो रहे हैं दोनों वहाँ पर एक एंगल बन रहा है। ठीक है, तो वो दोनों वर्टेक्स ऑफ द एंगल कहलाएंगे कि वो वर्टेक्स के ऊपर वो एंगल बन रहा होगा। और वर्टेक्स क्या होता है? जहाँ दो लाइंस आपस में जाके ज्वाइन हो रही होती हैं। ठीक है, इसके बाद है टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दो एडजेसेंट एंगल्स क्या होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे। देयर आउटर आर्म्स आर अ पेयर ऑफ ऑपोजिट रे। ठीक है, दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, साथ वाले एंगल्स हैं। जैसे कि एक एंगल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये आ गया एक और ये आ गया इसका एडजेसेंट। तो एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, तो दोनों एंगल्स क्या हैं? एडजेसेंट हैं। तो दो एडजेसेंट एंगल्स अगर सप्लीमेंट्री हैं, सप्लीमेंट्री का मतलब ये है कि उनका सम क्या आ रहा है? 180 आ रहा है। जैसे कि ये डायग्राम मैंने ड्रॉ की है, तो उनका जो आउटर एंगल आर्म होगा, उनका जो आउटर आर्म होगा, बाहर वाला आर्म जो होगा,
ठीक है, वो पेयर ऑफ ऑपोजिट रेज होगा। ठीक है, यानी कि एक आउटर आर्म क्या है, एक आउटर आर्म ये है और एक आउटर आर्म क्या है, ये है। तो क्या ये दोनों आउटर आर्म्स के जो आउटर आर्म्स जो हैं दोनों, ये पेयर ऑफ एक ही ऑपोजिट रे का पेयर नहीं होगा। यानी कि देखें एक ही रे है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। ठीक है, तो एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करेगी ना, तो देखें आपके सामने कर रही है। ठीक है, इफ़ ए बी सी आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स, अगर ए बी सी 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं, देन सी विल बी बिटवीन ए एंड बी। अगर ए बी सी तीन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, कोलिनियर का मतलब है कि लाई ऑन द सेम लाइन, ये आ गया पॉइंट, एक पॉइंट, ये आ गया दूसरा पॉइंट और ये आ गया तीसरा पॉइंट। 3 पॉइंट्स हैं और तीनों पॉइंट्स क्या हैं, आपस में कोलिनियर हैं, लाई ऑन द सेम लाइन। तो मैंने तीनों सेम लाइन पर बना दिए। अब कहा यह जा रहा है कि देन सी विल बी ए बिटवीन ए एंड बी, सी ए और बी के बीच में होगा। चलें सी को ए और बी के बीच में रख देते हैं। सी ए और बी के बीच में कब होगा, ए और बी के बीच में आ रहा है सी, तो ए और बी के बीच में सी कब आएगा, जब ए सी और बी सी को जमा करेंगे, ए सी और बी सी कह लें या सी बी कह लें, उनको जमा करेंगे तो किसके बराबर आएगा, ए बी के बराबर आएगा। तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है। इसके बाद है इफ़ एम लाइज ऑन ए बी, अगर एक एम पॉइंट है जो कि लाई कर रहा है ए बी के ऊपर, लाइन ए बी है, एक ये लाइन आ गई ए, ये आ गई बी। ठीक है, बी और ए, और इसी लाइन के ऊपर एक पॉइंट एम लाई कर रहा है, ये रहा। ठीक है, देन इट बिलोंग्स टू हाफ ऑफ द लाइन। ठीक है, तो वो हाफ ऑफ द लाइन कहलाएगा। बोथ हाफ एम बी कहलाएगा। ठीक है, देन इट बिलोंग्स टू बोथ हाफ एम बी, हाफ लाइन एम ए। ठीक है, या फिर नन ऑफ दिस, बोथ हाफ एम बी कहलाएगा क्योंकि दोनों लाइंस के बीच में पाया जा रहा है। ठीक है, तो ये बोथ हाफ कहलाएगा, यानी कि दोनों तरफ आधा आधा हिस्सा कहलाएगा। ठीक है, एवरी एंगल इज डैश टू इटसेल्फ, हर एंगल क्या होता है, अपने एंगल के डैश होता है। ठीक है, सच एज कॉन्ग्रेंस, वो उसकी कॉन्ग्रेंस कहलाती है। इज कॉल्ड डैश कॉन्ग्रेंस, कॉन्ग्रेंट और दूसरा डैश में आएगा आइडेंटिटी, ये कहलाता है आइडेंटिटी कॉन्ग्रेंट। ठीक है, वो एंगल, हर एंगल कॉन्ग्रेंट होता है अपने एंगल के, हर एंगल अपने एंगल के तो बराबर ही होता है ना। मिसाल है कि यहाँ पर एक एंगल बन रहा है जो 60 डिग्री का है, तो ये एंगल अपने एंगल के तो कॉन्ग्रेंट ही होगा ना, अपने एंगल के तो बराबर ही होगा, 60 डिग्री के बराबर ही होगा। ठीक है, जो कि इसकी क्या कहलाएगी, कॉन्ग्रेंस कहलाएगी। तो ये कहलाता है आइडेंटिटी कॉन्ग्रेंस, इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी कॉन्ग्रेंस, कि हर एंगल अपने एंगल के बराबर होता है। इसी तरह से नेक्स्ट ब्लैंक है, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स डिटरमाइन अ डैश रे लाइन सेगमेंट्स स्ट्रेट लाइन या नन ऑफ दिस। 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, डिफरेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, जो कि डिटरमाइन क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन को डिटरमाइन कर रहे हैं। रे को डिटरमाइन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 2 डिफरेंट पॉइंट्स की बात हो रही है, ये नहीं कहा जा रहा कि उसका एक एंड पॉइंट है और एक एंड पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो अगर 2, और ये भी नहीं कहा जा रहा आपसे कि उसके 2 एंड पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इसलिए वो स्ट्रेट लाइन कहलाएगी क्योंकि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब है 2 डिफरेंट पॉइंट्स, एक पॉइंट यहाँ है तो दूसरा पॉइंट यहाँ है। जब दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो एक ये रे बन गई, एक ये रे बन गई। कहीं पर भी ये नहीं कहा जा रहा कि दोनों एंड पॉइंट्स हैं। ठीक है, एवरी लाइन कंटेन्स एटलीस्ट डैश डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, हर लाइन के कम से कम 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होना ज़रूरी है। डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट। ठीक है, 2 डिफरेंट पॉइंट्स जहाँ पर भी मौजूद होंगे वहाँ उन्हें ज्वाइन करके एक लाइन बनाई जा सकती है। ठीक है, लेकिन अगर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आपस में डिफरेंट नहीं है, 2 पॉइंट्स डिस्टिंक्ट नहीं है, डिफरेंट पॉइंट्स लोकेशंस पर लाई नहीं कर रहे, तो वहाँ पर फिर लाइन ड्रॉ करना मुमकिन नहीं है। कम से कम 2 पॉइंट्स का डिस्टिंक्ट होना ज़रूरी है लाइन ड्रॉ करने के लिए। इसी तरह से एक प्लेन को ड्रॉ करने के लिए 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या है कि जो ना टकराते हों, जो एक ही लाइन पर लाए ना कर रहे हों। अब ये देखें, एक पॉइंट ये आ गया, दूसरा पॉइंट ये आ गया और तीसरा पॉइंट ये आ गया। तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाए कर रहे हैं और यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाए कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर 2 ही पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि डिफरेंट पॉइंट पर लाए कर रहे हैं। ठीक है ना, तीसरा पॉइंट नहीं है। तो तीसरा पॉइंट क्या होगा, ये वो पॉइंट होगा। अब देखें, यहाँ पर 2 पॉइंट्स ये हैं जो कि डिफरेंट लाइन पे लाए कर रहे हैं।
एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो ये एक डिस्टिंक्ट पॉइंट हो गया, ये दूसरा डिस्टिंक्ट पॉइंट हो गया और ये तीसरा डिस्टिंक्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, तो 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स जब होंगे तो फिर एक प्लेन क्रिएट किया जा सकता है। मिनिमम 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स का होना ज़रूरी है, एक ये आ गया, दूसरा ये आ गया और तीसरा ये आ गया। तो अब आप देख सकते हैं कि 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, एक और ये 2। ठीक है, तो जब ये 3 पॉइंट्स डिफरेंट होंगे तो यहाँ पर आपके पास एक प्लेन क्रिएट हो जाएगा। भले ये कवर्ड नहीं है लेकिन ये कहलाएगा तो प्लेन ही ना। फॉर्म अ पॉइंट आउटसाइड अ लाइन, एक लाइन के बाहर एक पॉइंट बनाएं। डैश इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाएगा। एक लाइन है जिसके बाहर मैंने एक पॉइंट बना दिया, ठीक है, तो वो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब कहलाएगा? एक पॉइंट मैंने यहाँ बनाया है, ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो देर से पहुँचेंगे, ठीक है, लेकिन ये इस लाइन तक पहुँचने के लिए अगर यहाँ से मैं यहाँ जाऊँगा या मैं यहाँ जाऊँगा या मैं यहाँ जाऊँगा या मैं जाऊँगा, तो इस लाइन पर पहुँचने के लिए मुझे ज़्यादा फासला तय करना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो मैं क्या करूँगा, बिल्कुल 90 डिग्री पे स्ट्रेट आ जाऊँगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी भी जगह पर पहुँचने के लिए क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। द वर्टिकल एंगल फॉर्म्ड बाय 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस, 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस जहाँ पर बन रही होती हैं वहाँ पर जो वर्टिकल एंगल होते हैं, यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बराबर होते हैं। सही है, यहाँ पर सिमिलर का वर्ड यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ज्योमेट्री में सिमिलर का वर्ड यूज़ नहीं होता। ज्योमेट्री में सिमिलर का वर्ड किसी और मायनों में लिया जाता है, जिसके अंदर आपके पास अगर एक एंगल 60 डिग्रीज़ का है तो दूसरा एंगल अगर उसी के रेशो के हिसाब से, तीनों एंगल उसके रेशो के हिसाब से बराबर हैं, एक एंगल 60 है और दूसरा एंगल 120 है, तो इसका रेशो बराबर है 60 और 120 का, 1:2, तो वो सिमिलर एंगल्स कहला सकते हैं। लेकिन कॉन्ग्रुएंट वो होते हैं जो एग्जैक्टली बराबर होते हैं। द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री इज़ 150 डिग्रीज़, 180 में से माइनस करेंगे तो सप्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा। एंड द सप्लीमेंट्री ऑफ 60 डिग्री, सप्लीमेंट्री 60 डिग्री का कहलाएगा 120 डिग्रीज़। ठीक है, इसी तरह से अ लाइन कैन नॉट बी डैश ऑफ डैश टू 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स, एक लाइन दो इंटरसेक्टिंग, एक लाइन, अ लाइन कैन नॉट बी पैरेलल, एक लाइन पैरेलल नहीं हो सकती अगर वो 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स के ऊपर, 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स अगर वो टकरा रही हैं, दो लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वो 2 लाइन्स कभी भी पैरेलल लाइन्स नहीं हो सकती। ठीक है, तो अ लाइन कैन नॉट बी पैरेलल टू 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स, 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स के पैरेलल एक लाइन कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको प्रैक्टिकल में भी पढ़ाया था कि 2 पैरेलल लाइंस हैं और एक उसको एक इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो ये जो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ठीक है, एक लाइन आ गई आपके पास ये और एक लाइन आ गई आपके पास ये। अब ये 2 लाइंस हैं जो कि आपस में क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट। ठीक है, तो ये तीसरी लाइन इनके पैरेलल, दोनों लाइंस के पैरेलल कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है ना, ये तीसरी लाइन इन दोनों लाइंस के पैरेलल कभी भी नहीं हो सकती। या तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी या इस लाइन के पैरेलल होगी, दोनों में से किसी एक की ही पैरेलल हो सकती है, दोनों के पैरेलल नहीं हो सकती। ईच ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल कैन बी एन डैश एंगल, हर सप्लीमेंट्री, ईच सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है, ईच का जहाँ पर वर्ड यूज़ हो रहा है वहाँ पर इसका मतलब ये है कि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या हैं आपस में, सप्लीमेंट्री एंगल्स के 2 एंगल्स हैं ना, और दोनों एंगल्स को अगर आप इक्वली बाइसेक्ट करेंगे तो हर एंगल कितने एंगल का बनेगा, 90 डिग्रीज़ का बनेगा, तो राइट एंगल कहलाएगा। ठीक है, इसीलिए ईच का वर्ड यूज़ हो रहा है, वरना अगर डिफरेंट एंगल्स होते तो ईच का वर्ड यूज़ नहीं किया जाता। जज़ाकल्लाह क्लास, उम्मीद है कि आपको चैप्टर 11 के MCQ समझ में आ गए होंगे और यहाँ तक हमारा जो कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 11 में सिर्फ MCQs होते हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड के हवाले से, और वही आते हैं आपके एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो MCQs की भरपूर तैयारी कीजिएगा तमाम चैप्टर्स की, खासकर चैप्टर नंबर 11 की। ठीक है, चैप्टर 12 से थ्योरम्स आते हैं, वो भी मैंने आपको भेज दिए थे और वीडियोज़ अपलोड कर दी थी उसकी, उम्मीद करता हूँ कि आपने देख ली होगी। और चैप्टर 3 जो है लॉगरिथम्स का, वो भी हमारा लास्ट क्लास में एंड हो चुका था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अपना कोर्स इस साल कंप्लीट कर लिया है रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से। अब आप लोग इसकी भरपूर तैयारी करें और आगे जो क्लासेस हैं उसमें हम रिवीजन करेंगे इंशाअल्लाह।